नाउ कम्स करंट एंड डिफर्ड टैक्स असेट्स एंड लायबिलिटीज. चलो, अ कंपनीज करंट टैक्स लायबिलिटी. सबसे पहले हम कंपनी की करंट टैक्स, देखो करंट टैक्स असेट लायबिलिटी की बात करनी है और डिफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी की बात करनी है. डिफर्ड टैक्स असेट्स आर आल्सो नोन एज डीटीए, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आर नोन एज डीटीएल. हम उसको डीटीए डीटीएल ही बोलेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम करंट टैक्स, ये देखो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम के कारण डीटीए और डीटीएल क्रिएट होते हैं. इफ द डिफरेंस इज टेम्पररी. आगे अभी इसको समझेंगे, है ना. अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले हम करंट टैक्स लायबिलिटी पे आते हैं. ठीक. करंट टैक्स लायबिलिटी. करंट टैक्स लायबिलिटी इज द अमाउंट पेबल इन टैक्सेस एंड इज बेस्ड ऑन करंट टैक्सेबल इनकम. जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि दिस 45,000 इज माई टैक्सेबल इनकम, 30% इज माई टैक्स रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज माई टैक्स पेबल. तो टैक्स पेबल इज माई करंट टैक्स लायबिलिटी, CTL. In this period of time, I have a liability of 13,500 which I have to pay. See, these are tax payable. Tax payable is your liability, na? You have to pay this much amount. So current tax liability is the tax payable, nothing else. You have to pay this much taxes in this period. This is your liability. Got it? तो ये current tax asset हो गया. It is as simple as that. ठीक है. If the company expects to receive a refund for some portion previously paid in taxes. प्रीवियसली कंपनी ने कुछ टैक्सेस पे किया तो उसमें से कुछ अमाउंट रिफंड कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि कंपनी रिफंड करेगी. द अमाउंट रिकवरेबल इज रेफर्ड टू एज करंट टैक्स असेट. ये भी हमने समझा था क्या कि अगर ये 13,500 इज माई लाइबिलिटी बट आई हैव ऑलरेडी पेड 15,000 इन एडवांस. अगर इतना टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ तो आई हैव टू रिकवर tax recoverable. I have to recover 1,500 from the tax department. Instead of paying anything to them, I will recover 1,500 from them. तो जो 1,500 में रिकवर करूंगा उसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा करंट टैक्स असेट. ठीक है. करंट टैक्स असेट. क्यों करंट वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ऐसी टाइम पीरियड की बात चल रही है. If it is a current tax liability, it is the liability of this period only. If it is a current tax asset, it is an asset of this period only. राइट. इस पीरियड में मुझे 1500 लेना है, इस पीरियड में मुझे 13,500 पे करना है. तो वॉट एवर आई हैव टू पे इन दिस पीरियड वो मेरी लाइबिलिटी है, इस पीरियड की करंट टैक्स लाइबिलिटी. वॉट एवर आई हैव टू रिकवर इन दिस पीरियड वो मेरा असेट है, इस पीरियड का करंट टैक्स असेट. इज दिस क्लियर? करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लाइबिलिटीज. क्लियर? ठीक है. तो बेसिकली योर टैक्स रिकवरेबल इज करंट टैक्स असेट एंड योर टैक्स पेबल इज योर करंट टैक्स लाइबिलिटी. आगे आते हैं. नाउ कम्स द डिफर्ड टैक्स असेट्स एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आ गया. ये जो डिफरेंस है बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम, ये डिफरेंस हम समझते हैं. ठीक है. पहले हम ये डिफर्ड टैक्स असेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ते हैं. बेसिकली व्हाट हैपन्स, ये जो डिफर्ड टैक्स असेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, द रीजन बिहाइंड creation of deferred tax assets and deferred tax liability DTA and DTL is the difference between accounting profit and taxable income. अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस तो होता है. किन किन कारणों से डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. दीज आर द कॉजेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम. और इन डिफरेंसेस के कारण ये जो DTA और DTL क्रिएट होता है. ठीक है. नाउ दो बातें समझो. ये जो डिफरेंस होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, ध्यान से सुनना. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. एक कंप्रहेंसिव एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसको समझते हैं. बहुत ध्यान से सुनना. इन द ईयर 2022 या से इन द ईयर 2023 हम अकाउंटिंग ईयर जो मानेंगे वो कैलेंडर ईयर ही मानेंगे. 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023. राइट. तो मैं सिर्फ 23 लिख दूंगा तो विल अंडरस्टैंड दिस कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, पूरा नहीं लिखेंगे. 2023 में यू परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी. तो 1 जनवरी को आपने मशीन परचेज की. यहाँ पे असेट लिख देता हूँ मैं. तो 1 जनवरी को आपने मशीन परचेज की, 1 जन को.
और आपने मशीन परचेज़ की कितने में, मशीन परचेज़ की आपने 100,000 में। पूरे साल भर में आपने क्या किया, आपने उसमें डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 10%, या आपने उसमें डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 25%। यू आर अप्लाइंग ए डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% फॉर नेक्स्ट 4 years, है ना। इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 मान लेते हैं मशीन की, मशीन हैज़ अ 0 स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। तो 4 साल में 25,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा एंड मशीन विल एलिमिनेट फ्रॉम द स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो 25,000 आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो 75,000 एट द एंड ऑफ 2023 विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन। ये मशीन की कैरिंग वैल्यू होगी। क्लियर? ठीक है। बट ये तो एक तरीका हो गया, मशीन की कैरिंग वैल्यू निकाल दी। बट जो टैक्स डिपार्ट, अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो 25,000 का ये जो 25,000 डेप्रिसिएशन आपने लगाया, ये 25,000 आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट में जाओगे, 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। तो इनकम स्टेटमेंट में हम जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सपोज आपने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, रेवेन्यू रिपोर्ट किया आपने 200,000 का, और उसमें से आपने, चलो 200,000 ज़्यादा हो जाएगा, 50,000 कर देते हैं, 50,000 60,000 का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। दिस इज़ योर रेवेन्यू। अदर एक्सपेंसेस को हम 0 मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया 25,000 का, तो यू गेट योर प्री टैक्स इनकम ऑफ 35,000। क्लियर यहाँ तक? और टैक्स रेट जो है वो 30% है। तो 35,000 का 30% कितना, 35,000 का 30,000 10,500। 10,500 विल बी योर इनकम टैक्स एक्सपेंस ITE। ये एक्सपेंस है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिपोर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि यू अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू हैव टू पे 10,500 प्री टैक्स इनकम का 30% इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ डिफरेंट प्लान्स, हैज़ डिफरेंट रूल्स। टैक्स डिपार्टमेंट सेज कि यार व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज दिस? In the year 2023, you purchased a machine. You said yes, we purchased a machine, assets. ठीक है. They asked what is the price of the machine. You said 100,000. They said okay. So report on 1st of January you purchased a machine 100,000, but we have a different depreciation rule on this machine. We have a different depreciation rule on this machine. This machine will be in the 4 years only, but this machine will be reduced on accelerated depreciation basis. We had already read what is accelerated depreciation method. In accelerated depreciation method, we have higher depreciation in early years and lower depreciation in later years, right? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेड you have to, the scrap value of the machine is 0, we don't have any issue with that, but we won't allow you to charge depreciation flat at 25,000 each year. We allow depreciation to be charged in this manner: 40,000 in the 1 year, 30,000 in the next year, 20,000 in the next year, and 10,000 in the last year. 40, 30, 20, 10. It will be rupees 1 lakh. So first year itself you report a depreciation of 40,000. So the machine is worth rupees 60,000. What we'll call this 60,000? What is this? This 60,000 is tax base of asset, right? This is what? This is the tax base of the asset. ये asset का tax base है, क्योंकि हमने वो depreciation माइनस किया जो tax laws ने हमको allow किया,
राइट। अब इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। इनकम स्टेटमेंट में वी हैव अ रेवेन्यू ऑफ 60,000 and we deducted depreciation of rupees 40,000, so we get only rupees 20,000. This 20,000 is what is this 20,000? This 20,000 is your taxable income, और इस 20,000 का 30% जब हम निकालेंगे तो इसका 30% कितना हो जाएगा? इसका 30% हो जाएगा only 6,000. What is this 6,000? This 6,000 is tax payable. You have to pay only this much tax, right? अब देखो आपने इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना लिख दिया? 10,500, बट द टैक्स विच यू हैव टू पे इज ओनली रुपीज 6,000. तो ये जो 4,500 का डिफरेंस आ गया, एक्सपेंस तो हम 10,500 लिख दिया बट टैक्स तो हमको 6,000 ही पे करना है. तो व्हाट विल डू ऑफ दिस 10,000, ये 4,500 का हम क्या करेंगे? नाउ अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले मुझे बता, ये जो 10,500 है, ये जो 10,000, ये जो 4,500 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है. वाई टेम्पररी? बिकॉज आगे फ्यूचर में पे करना ही है उतना, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कोट करेंगे तो. हाँ, फ्यूचर में पे करना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, इन 3rd ईयर 4th ईयर व्हाट विल हैपन, 2nd ईयर में भी टैक्स पेबल कम आएगा, क्योंकि 2nd ईयर में भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन 25,000 मानेंगे, बट टैक्स में कितना मानेंगे? 30,000, विच इज स्टिल हायर. बट 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, 3rd एंड 4th ईयर में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन 25,000 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे टैक्स रिपोर्टिंग में हम डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे? 20,000, लेस देन 25,000, 20,000 3rd. और 4th ईयर में तो और कम हो जाएगा. कितना हो जाएगा 4th ईयर में? तो वो कितना बचेगा? देखो फॉर एग्जांपल 1st ईयर की बात करते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैक्स रिपोर्टिंग. ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखता हूँ ऊपर, यहाँ पे ईयर लिखता हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले साल डेप्रिसिएशन कितना? 25,000. 2nd ईयर कितना? 25,000. 3rd ईयर कितना? 25,000. 4th ईयर कितना? 25,000. यहाँ पे 1st ईयर टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 100,000. यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना? 1st ईयर 40,000, 2nd ईयर कितना? 30,000, 3rd ईयर कितना? 20,000 और 4th ईयर कितना? 10,000. टोटल डेप्रिसिएशन कितना? टोटल डेप्रिसिएशन 100,000. टोटल डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगना है. अब पहले साल, बहुत ध्यान से सुनना, पहले साल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन कम और इसमें ज़्यादा, तो पहले साल में क्या लिखूँगा? पहले साल में लिखूँगा कि मेरा जो टैक्स एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस है वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा किससे? टैक्स पेबल से. वाई सो? क्योंकि टैक्स पेबल कैलकुलेट होता है टैक्सेबल इनकम पे. अब टैक्सेबल इनकम तो कम हो जाएगी ना, इफ़ रेवेन्यूज आर कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट ही रहेंगे दोनों केस में. अब रेवेन्यू दोनों केस में बहुत ध्यान से सुनना, इफ़ रेवेन्यूज आर कांस्टेंट, तो यहाँ पे रेवेन्यूज में से मैं 25,000 माइनस करूँगा केवल, तो मेरी टैक्सेबल इनकम, सॉरी प्री टैक्स इनकम जो आएगी वो बड़ी आएगी. और यहाँ पे 40,000 माइनस करूँगा तो मेरी प्री टैक्स इनकम जो सॉरी मेरी टैक्सेबल इनकम जो आएगी वो छोटी आएगी. तो टैक्सेबल इनकम में मल्टीप्लाई करूँगा टैक्स रेट का, तो टैक्स पेबल आएगा जो कि छोटा होगा, और प्री टैक्स इनकम में मल्टीप्लाई करूँगा टैक्स रेट का, तो टैक्स एक्सपेंस आएगा जो कि बड़ा होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टैक्स एक्सपेंस बड़ा होगा किससे? टैक्स पेबल से. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा रेवेन्यू 50,000 है, 60,000 है, जैसा हमने यहाँ माना था 60,000, तो 60,000 में से 25,000 माइनस किया तो कितना आया? 35,000 आया. मैं इसके फिगर को भी लिख सकता हूँ, इफ़ यू अलाउ मी. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिगर भी लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? या इसको ऐसा ही लिख देते हैं यार, 2 और कॉलम बनाता हूँ मैं आपके लिए. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स एक्सपेंस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स पेबल. तो टैक्स एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 60,000 रेवेन्यू. हर साल का, चारों साल का रेवेन्यू हम 60,000 मानेंगे फ्लैट. तो पहले साल और कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक ही खर्चा है, डेप्रिसिएशन, है ना. जस्ट टू मेक इट सिंपल, हमको इसको समझना है कि भाई नाउ अंडरस्टैंड दिस. ये 25,000, 60 में से 25 गए तो कितना बचा?
60 में से 25 गया तो उसका 35 का 35%, 30% सॉरी, तो कितना हो जाएगा 10,500। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 60 में से 40 गया तो कितना बचा 20,000, 20,000 का 30% 6,000, राइट। नेक्स्ट ईयर 60 में से 25 का तो वही 30, ये तो 10,500 ही आएगा हर साल क्योंकि रेवेन्यू भी सेम है और वो भी सेम है, तो ये तो 10,500 ही आएगा। लेकिन इसको समझो, 60,000 में से अब 30,000 गए, 60 में से 30 का बचा 30 का कितना परसेंट, 30 का 30%, तो कितना हो जाएगा 9,000। अब ये 60,000 में से 20 का बचा 40,000, 40 का 30%, 40 का 30% कितना हो जाएगा 12,000। यहाँ से द टाइड इज टर्निंग, अब ये टैक्स पेबल ज़्यादा हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब 60 में से 10 गए, बचे कितने 50,000, 50 का 30% कितना 15,000, इसका टोटल लगाओ 10,500, 4 टाइम्स हम पे कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंस, हमारा 4 बार रिपोर्ट कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंस, इसका टोटल लगाओगे तो इट विल कम आउट टू 42,000। और इसका टोटल लगाओ कितना हो रहा है जरा, टैक्स पेबल 42,000 सेम आ रहा है। यू हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस, द ओनली डिफरेंस इज टाइमिंग। इसका टोटल भी 42,000 नहीं आ रहा है, डिफरेंस इज टाइमिंग। आया समझ में? तो ये जो डिफरेंस है, ये जो पहले साल डिफरेंस क्रिएट हुआ 4,500 का, ये जो 4,500 का डिफरेंस क्रिएट हुआ फर्स्ट ईयर में, ये 4,500 का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस डिफरेंस इज टेम्पररी। हियर वी आर, our expense is 10,500, understand this, our expense is 10,500, but we are paying taxes only rupees 6,000, तो tax payable is less, tax expense is more। तो जो 4,500 बच रहे हैं, क्या ये परमानेंटली बच गए क्या, कि हमको बाद में पे करने पड़ेंगे? देखो यहाँ 4,500 बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ कितने बच रहे हैं, यहाँ 1,500 बच रहे हैं, ये 10,500 ये 9,000 है। हमारा खर्चा इतना हमने रिपोर्ट किया, बट हमने पे कितना किया, पे इतना ही किया, ठीक है। तो ये 1,500 यहाँ बच गए, लेकिन ये 1,500 यहाँ पे अगर मैं दिस माइनस दिस करूँ, एक्सपेंस माइनस पेबल करूँ, तो यहाँ 1,500 माइनस में आ गए और यहाँ पे 4,500 माइनस में आ गए। तो ये आ गया ना, ये दोनों ऊपर, ये जब ये रिवर्स हो गया, इससे ऊपर ये पॉजिटिव फिगर थे 1,500 4500, नीचे ये नेगेटिव फिगर हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. At the end of the day, you have to pay 42,000 in taxes. The amount is same. The difference is created due to timing of reporting the expense. Depreciation तो टोटल 1 लाख ही लग रहा है, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख, बट वो उनके रिपोर्टिंग टाइमिंग में डिफरेंस हो। तो दिस डिफरेंस इज टेम्पररी। ये जो पहले साल डिफरेंस क्रिएट हुआ बिटवीन द एक्सपेंस एंड द पेबल, वो क्या है, वो टेम्पररी है। बाद में अभी आपको कम पे करना पड़ रहा है, बट बाद में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बाद में यू विल हैव टू पे मोर, ठीक है, पक्का। तो दिस इज टेम्परेरी डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेरी डिफरेंस। क्लियर हुआ ये अच्छे से, ठीक है। तो इसके कारण deferred tax assets और deferred tax liability. Now why they are called deferred tax assets? Understand this. इसको deferred tax assets क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने current tax assets और current tax liability पढ़ा ना, current tax assets and current tax liability। समझो, current tax assets मतलब वो जो हमको अभी पे करने हैं, current tax liability वो जो हमारी अभी हमको पे करना है, liability हमारे ऊपर। deferred tax liability मतलब जो हमको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, अभी तो नहीं पे करना है, पर हमको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। करंट टैक्स असेट्स मतलब वो जो हमको अभी रिकवर करना है। डिफर्ड टैक्स असेट्स हमको अभी तो रिकवर नहीं करना, हमको फ्यूचर में रिकवर करने पड़ेंगे। अब मुझे एक बात बता दो, अंडरस्टैंड, समझ लो, डिफर्ड टैक्स असेट्स ऐसे असेट्स, देखो असेट्स, टैक्स असेट क्या होता है, टैक्स असेट मतलब जो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकवर करना है, वो हमारे टैक्स असेट होते हैं। टैक्स लायबिलिटी जो हमको टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है, अभी नहीं करना, मतलब टैक्स लायबिलिटी इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू पे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज द लायबिलिटी व्हिच विल अराइज इन द फ्यूचर, जो हमको फ्यूचर में पे करना है। एंड डिफर्ड टैक्स असेट्स आर द रिकवरेबल अमाउंट व्हिच विल हैव टू रिकवर इन द फ्यूचर। ये वो अमाउंट है जो हमको फ्यूचर में रिकवर करना है। तो टैक्स असेट और टैक्स लायबिलिटी के आगे डिफर्ड लगा दिया। डिफर्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि वो करंट पीरियड में तो नहीं होगा, वो फ्यूचर पीरियड में होगा।
इज दिस क्लियर? जब हम करंट टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो ये वो पेबल है, टैक्स पेबल, जो हमको फ्यूचर में देना है। जब हम करंट टैक्स असेट्स की बात करते हैं तो ये वो रिकवरी अमाउंट है जो हमको, सॉरी, जब हम करंट टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो ये वो पेबल है जो हमको अभी देना है इस पीरियड में। जब हम करंट टैक्स असेट्स की बात करते हैं तो ये वो रिकवरी है जो हमको अभी करना है। पर जैसे ही हमने वो टैक्स असेट्स और टैक्स लायबिलिटी के आगे डिफर्ड लगा दिया तो डिफर्ड टैक्स असेट्स मतलब ये रिकवरी है जो हमको फ्यूचर में करना है, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब ये लायबिलिटी या पेमेंट है जो हमको फ्यूचर में करना है। आर यू गेटिंग दिस? Deferred tax assets and deferred tax liability. Tax asset is an recovery, tax liability is a payment, but not in this period, in the future. अब मुझे बता दो ये जो 4500 का डिफरेंस क्रिएट हुआ, what I'll report this 4500 as a, और देखो इसको ये इसलिए ये जो टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट होता है ना टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेबल में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डिफर्ड टैक्स असेट्स और लायबिलिटी बोलते हैं। परमानेंट डिफरेंस को नहीं बोलते, बिकॉज परमानेंट डिफरेंस विल नॉट बी रिवर्स इन द फ्यूचर, वो रिकवर थोड़ी होगा। इफ देर इज एनी परमानेंट डिफरेंस जो कभी अराइज नहीं होगा, जो कभी रिवर्स नहीं होगा, उसके कारण कुछ नहीं होगा, कोई असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। असेट और लायबिलिटी का मतलब, असेट वही है कि अभी ज़्यादा टैक्स पे कर दिया बट बाद में कम पे करना पड़ेगा, तो रिकवरी है। क्योंकि ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अभी ज़्यादा पे कर दिया वो बाद में रिवर्स होगा, तभी तो रिकवर होगा ना वो अमाउंट। अभी कम पे किया तो बाद में पे करना पड़ेगा, रिवर्स होगा ना वो अमाउंट। बट कोई डिफरेंस परमानेंट है तो उसके कारण DTL क्रिएट नहीं होता। अब मुझे एक बात बता दो, अंडर अप्लाई और सम ब्रेन ओवर इट। इस 4500 को आई विल रिपोर्ट एज डिफर्ड टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी? Deferred tax liability. Why? Because it has to be paid in future. How much you are paying now? 6,000. 6,000. And what is your expense? 10,500. Your expense is 10,500, but you are actually paying only 6,000. What is your cash outflow? 6,000. 6,000. But your income is being reduced by 10,500. 10,500. तो आप इमेजिन दिस, अंडरस्टैंड दिस। 10,500 से आपकी इनकम कम हो गई, तो 10,500 से आपकी इनकम कम हो गई। ये जो इनकम आएगी विच इज़ रिड्यूस्ड बाय 60,000 में से 10,500 गए, या 35,000 में से, अगर वो 60,000 रेवेन्यू उसमें से गए, 10,500 से आपकी इनकम कम हो गई। ये 10,500 से रिड्यूस्ड इनकम लायबिलिटी साइड जाएगी, रिजर्व्स में जाके ऐड हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी साइड 10,500 से कम हो गई, बट योर असेट साइड गॉट रिड्यूस्ड ओनली बाय ₹6,000, जो कि कैश आउटफ्लो है आपका। तो असेट साइड इज हायर 4,500, तो यू हैव टू गेट द लायबिलिटी साइड हायर by reporting a DTL, deferred tax liability. Clear?